तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करा रहे थे, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 2023 का सेट नंबर 4 जो है सॉल्व कराना शुरू किया था। और 2023 का जो सेट नंबर 4 है, इसके मैंने 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था पिछली क्लास में। तो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आगे की क्लास जल्दी जल्दी लीजिए। तो चलिए हम आज से पुनः जो है अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि अनसॉल्व पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसते हैं। ठीक है, इससे प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो आगे के प्रश्न उनको सॉल्व कराएंगे। अर्थात आज की क्लास में आप लोगों को हम 3 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आपको पता है कि 3 नंबर वाले प्रश्नों का जो टोटल वेटेज होता है आपके प्रश्न पत्र में, वो 30 मार्क्स का होता है, अर्थात 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोर्शन होता है। अच्छे से चलिए क्लास को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो का पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताना है क्या होता है। उसके बाद इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है, मतलब न्यूमेरिकल 2 नंबर का है, बाकी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये आपका 1 नंबर का है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश। जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक आपका माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो परिमाण में समान, देखो क्यों और क्यों है, और प्रकृति इनकी विपरीत है। तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं, अल्प दूरी कितनी दूरी हो, 2l दूरी पर रखे होते हैं, तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में कि नहीं समझ में? हमने लिख भी दिया है कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद बात पूछी गई है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण तो सेम है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक 2l एक प्रकार की दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इस पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें पूछी हैं, लेकिन कभी कभी पेपर टफ बनता है तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो जो दिया गया उसे नोट कीजिए। तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁸ जब प्रश्न को पढ़ोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या दिया है। इसमें दिया 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी बताया P से प्रदर्शित करते हैं, वो आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये आपको दिया गया है। अच्छा, आगे अगर बात करें तो आगे इन्होंने कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया गया, इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे दिया गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में बोल ही दिया गया। ठीक है, 30 डिग्री कोण पर झुका, यानी थीटा जो है वो आपको दिया गया है 30 डिग्री। अब इसमें 2 चीजें पूछी जा रही, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, और आपको बता दें स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस का PE cos थीटा। ठीक, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। साथ ही में एक चीज और भी पूछी गई है, क्या पूछी गई है? बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, मतलब टाउ का मान निकालना है। ठीक है, हाँ, टाउ का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सूत्र जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस का P की बात करें अगर, तो P का मान होता है 2 × 10⁻⁸। देखिए P का मान दिया गया 2 × 10⁻⁸, माइनस चिन्ह लगा था। E का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2 × 10 कितना भैया 5। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। तो U बराबर आ जाएगा -2 × 10⁻⁻8 -5 कितना हो जाएगा -3। एकदम सिंपल सी बात है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, U बराबर आ जाएगा -2
और √3 भी गुणे में है और गुणे में 10 की घात -3 ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक बात और पूछी गई, पूछा गया बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ से व्यक्त किया जाता है। टाउ बराबर सूत्र होता है PE sin थीटा। आप लोगों ने पढ़ा है टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो टाउ निकालना है। पी का मान कितना है? तो आप कहोगे पी का मान 2 × 10 की घात -8 है। ई की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 2 × 10 की घात 5 दी गई है ना। और साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री। ये टाउ बराबर आपका हो जाएगा 2 × 10 की घात -8, 2 × 10 की घात 5 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बहुत ही सिंपल वे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से एक एक प्रश्न को समझिएगा, आता होगा तब भी समझते रहिए, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतने ज़्यादा आपकी फिजिक्स मजबूत होगी। तो ये भैया 2 से 2 आपका कैंसिल, टाउ बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 10 की घात -8 + 5 कितना हो जाएगा? -3। और टाउ जो होता है चूंकि बल गुणे लंबवत दूरी होता है, तो इसका बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर, इसलिए इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है भैया? न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने वैद्युत द्विध्रुव को भी परिभाषित कर दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी बता दिया, साथ ही में मैंने आप लोगों को इसकी स्थितिज ऊर्जा और बलयुग्म का आघूर्ण दोनों चीज़ें मैंने निकाल के आपको दिखा दी। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का खा पार्ट। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए ट्रांसफार्मर है क्या। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर आया, बस जो ट्रांसफार्मर में पढ़ के आए बस वही लिखना शुरू कर दिए। प्रश्न देखिए जो पूछता है, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग एकदम सटीक उत्तर देना है। अगर आप फालतू चीज़ें लिखोगे फिर नंबर आपके कटने लगेंगे। पूछा क्या ट्रांसफार्मर क्या है, तो मैंने आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया भी है ना, और वीडियो का लिंक भी मैंने आपको दे दिया। अगर आपको ट्रांसफार्मर टॉपिक अच्छे से तैयार करना तो तैयार कर सकते हैं। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को बताएं। मैं हर बार आपको क्लास के नीचे लिंक दे देता हूँ महत्वपूर्ण डेरिवेशन की प्रत्येक चैप्टर के और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की। अगर आप क्लास करेंगे तो आप 100% जो है फिजिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स पाएंगे। जब ये क्लास ही नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से समझ में आएगा, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। तो यहाँ पर चलिए हम पहले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है। ये या तो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न में बदलता है या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च में बदलता है। धारा नहीं परिवर्तित करता है, बहुत सारे विद्यार्थी धारा परिवर्तित लिख देते हैं, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? लिखोगे अन्योन पीरियड के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, हम लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट लिख दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखिएगा, हमने AC लिख दिया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित मतलब बदलने के काम में आता है। क्लियर इतनी बात? ये भैया 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको आप स्टेप अप स्टेप डाउन कहते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, नंबर 1 उच्चाई ट्रांसफार्मर ये क्या करता है? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किस में बदलता है? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, जो आपके गांव में होता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये हुआ उच्चाई ट्रांसफार्मर और ये हुआ अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बात हो गई। अब इन्होंने देखिए अगला प्रश्न ये पूछा था कि इसमें आप ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में जो होने वाली ऊर्जा हानियाँ होती हैं उनका विवरण दीजिए। तो ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानि होती है वो आपकी देखिए मैंने 4 प्रकार से यहाँ पर लिख दी है। पहले तो तांबे में हानि। देखिए जो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली होती है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ ऊर्जा जो होती है वो तांबे में उष्मा के रूप में जो है हानि होती है, तांबे के तार में जो है उष्मा के रूप में व्यय होती है। तो तांबे में हानि लिख सकते हैं। भंवर धाराओं में हानि, देखिए ये टॉपिक तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हानियाँ ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं में भी होता है। कैसे? आप सभी लोगों ने जैसे पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो भंवर धाराएं स्थापित होने से कुछ ऊष्मा जो है, कुछ ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में वहाँ पर भी क्षय होती है। तो यहाँ पर भंवर धाराओं में भी हानि होती है, फ्लक्स हानि होती है, क्षैतिज हानि होती है। तो इन 4 टॉपिकों को पढ़ लेना जो कि ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों के लिए संबंधित हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बस ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको मेन में हेडिंग डाल दी है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना, तैयार कर लेना, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियाँ। ठीक है, अब बाकी ट्रांसफार्मर क्या है,
ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्यविधि को समझना है तो वीडियो आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया है, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए भाई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का गा पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस चैप्टर की आप सभी लोगों को वन शॉट क्लास भी दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल की वन शॉट क्लास दी वहाँ पर मैंने इस क्लास को सेव कर दिया है प्लेलिस्ट में। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति में आपको लिखना है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और साथ ही तरंग के प्रसार की दिशा यहाँ पर 2 बार हो गया, दिशा के लंबवत, है ना, प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग की इस प्रकृति को हम अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। अनुप्रस्थ प्रकृति में मेन यही है कि जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, साथ ही में तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं, अर्थात तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग की इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति कहते हैं। ये जो रेखा है ये तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात तरंग संचरण की दिशा होती, संचरण की दिशा होती, आई बात समझ में। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तरंग संचरण की दिशा है। यहाँ पर ये लाइन आप ध्यान देना, जैसे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तो ये लाइन ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये लाइनें ऐसे हैं। फिर जैसे ये उधर जाएगी तो ये लाइन आपकी ऐसे हो जाएंगी और ये एकदम सीधी हो जाएंगी, फिर ये ऐसे एकदम सीधी हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी। इस तरीके से आपको जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो है संचरण की दिशा को भी प्रदर्शित कर लेना है। इससे ये पता हो रहा है, इस जो है चित्र से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो अगला इसी में पूछा गया कि रेडियो तरंगों के उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो तरंगों के उपयोग में इनका उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचरण और पुलिस रेडियो प्रसारण में किया जाता है। पहला उपयोग तो इसका ये है कि इनका उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचारण तथा संचारण, ठीक है, तथा पुलिस रेडियो प्रसारण में किया जाता है। दूसरी बात, दूरदर्शन तरंगों की जो परास होती है वो 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तीसरा सबसे मेन उपयोग तो सेलुलर फोन में अति उच्च आवृत्ति बैंड ध्वनि भेजने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप रेडियो तरंगों के उपयोग लिख सकते हो। अब ये याद करने वाला है, ठीक है, आराम से। सेलुलर फोन वाला तो हमेशा याद रहेगा, टीवी और रेडियो वाला भी आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और बाकी अनुप्रस्थ प्रकृति में याद रखना कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसी से जो है इसकी जो है अनुप्रस्थ प्रकृति जो है पता चलती है। अच्छा, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है चौथे का घ पार्ट, इसमें कहा गया कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। तो ये टॉपिक तो आपका भैया सिलेबस में बचा नहीं, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। आगे अंगा पार्ट में दिया गया धातु के 2 गोलों के व्यास दिए गए 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया है। तो चलिए इसे यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं और इसे यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। तो चौथे का हम अंगा पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 होता है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर वाले। टोटल आपके 30 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 3 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही मेन होते हैं, जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें बोला गया है चौथे की अंगा पार्ट में, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि धातु के 2 गोले हैं, ठीक है, दोनों गोलों के व्यास दिए गए हैं। तो मान लेते हैं पहले गोले का व्यास डायमीटर 1 D1 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आधी होती है, मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और दूसरे गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया, अर्थात D2 बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब तक V1 बराबर V2 ना हो गया, ठीक है, ये प्रश्नानुसार बात की गई। प्रश्नानुसार ये बात कही गई है कि पहले का जो विभव है दूसरे के विभव के बराबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में क्या होता है भैया, R1 होता है। ठीक, विभव बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आवेश हो जाएगा Q2 और बटे में कितना हो जाएगा R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा Q1 और Q2 आ जाएगा बटे में, और ये R1 उधर चला जाएगा R1 और बटे में कितना हो जाएगा R2। इस रिलेशन को याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक। उसके बाद अब इन्होंने कहा है आगे, क्या कहा है बात आगे, इन्होंने ये कहा है कि गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 निकालना है। तो सिग्मा का मान क्या होता है भैया, Q बटे A ही तो होता है। प्रति इकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले के लिए हो जाएगा Q1, ठीक, और बटे में A1 हो जाएगा, और दूसरे के लिए आपका हो जाएगा Q2 और बटे में A2 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर हो जाएगा Q1 बटे में A हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि गोले की बात हुई है और गोले की त्रिज्या अगर R1 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। बटे में आ जाऊँ, ये आपका हो जाएगा Q2 बटे में A2 का मान कितना हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक। 4 पाई से 4 पाई दोनों पक्षों में कैंसिल, ये सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2 बराबर कितना हो जाएगा Q1 बटे में R1 का स्क्वायर और गुणे में R2 ऊपर चला जाएगा, R2 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा Q2। तो ये आपका हो जाएगा Q1 बटे में Q2 और गुणे में ये इस तरीके से आपका हो जाएगा R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि R2 पर भी स्क्वायर है, R1 पर भी स्क्वायर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2 बराबर, अगर हम देखें तो समीकरण 1 से अगर देखें तो Q1 बटे Q2 बराबर कितना है R1 बटे R2। तो हम Q1 बटे Q2 के स्थान पर लिख सकते हैं R1 बटे में R2, और गुणे में कितना है R2 का स्क्वायर मतलब R2 गुणे R2, और बटे में R1 का स्क्वायर मतलब R1 गुणे R1। एक R1 से एक R1, एक R2 से एक R2 कैंसिल। सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर आपका हो जाएगा R2 बटे में R1। R2 का मान कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर, R1 का मान कितना दिया गया तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर। तो जो अनुपात हो जाएगा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का वो 2:3 हो जाएगा, ठीक। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 3 नंबर का आया है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 3-3 नंबर में। तो इस तरीके से जो खंड द का क्वेश्चन नंबर 4 के 5 क्वेश्चन थे वो सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का पार्ट की ओर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ही इतना बड़ा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बोला गया कि किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। तो सभी लोगों को लेंस मेकर सूत्र का मैंने निगमन कराया है, आप देख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छी भाषा में मैंने लेंस मेकर सूत्र का निगमन कराया है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि लेंस मेकर सूत्र होता है 1/A बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ये सूत्र होता है, सभी को पता है। अब इन्होंने कहा लेंस मेकर सूत्र मैंने लिख दिया, इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं और इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। मतलब 3 चीज़ों पर आपको प्रभाव की विवेचना करना है। पहले अपवर्तनांक पर, ठीक है, अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है वो निकालना है। फिर आपको क्या निकालना भैया, वक्रता त्रिज्याओं पर। तो सबसे पहले नंबर पर अपवर्तनांक पर निर्भरता, अपवर्तनांक का प्रभाव या अपवर्तनांक पर प्रभाव, अपवर्तनांक पर प्रभाव की हम विवेचना करेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपवर्तनांक पर प्रभाव निकालना है तो जैसे यहाँ पर हम क्या करें, R1 और R2 को क्या कर दें, नियत कर दें। क्या कर दें, यदि R1 व R2 नियत हों तो हम कह सकते हैं कि 1/f जो हो जाएगा वो n-1 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पर देखोगे तो जो अपवर्तनांक है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी। क्योंकि आप जानते हो कि जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होता है, यानी वायलेट मतलब बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है। किससे होता है भैया, तो आप कहेंगे विबग्योर क्रम पढ़ा है ना आपने, तो ये आसमानी से होता है, फिर विबग्योर यानी NB, फिर ग्योर G, फिर किसका अपवर्तनांक होता है Y, विबग्योर VIBGYOR। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का, ये विबग्योर का क्रम है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का। तो अब आप एक चीज़ बताओ, फोकस दूरी सबसे ज़्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी की। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो इसका मतलब फोकस दूरी इसकी कम होगी। इसलिए अगर हम फोकस दूरी पर यहाँ पर फोकस दूरी में लिखेंगे तो इस तरीके से फोकस दूरी जो हो जाएगी बैंगनी की कम हो जाएगी, ठीक है, फिर आसमानी की ज़्यादा हो जाएगी, फिर जो ब्लू रंग की होगी वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये आपका हो जाएगा एफ जी, फिर आपका हो जाएगा एफ वाई, फिर आपका हो जाएगा एफ ओ, फिर हो जाएगा आपका एफ आर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी। तो इस तरीके से रिलेशन दिखा दिया गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपवर्तनांक पर निर्भरता या अपवर्तनांक पर प्रभाव बता दिया गया लेंस मेकर सूत्र की सहायता से। आगे नंबर 2 पूछा गया फोकस दूरी पर निर्भरता। 3 चीज़ें पूछी गई फोकस दूरी और त्रिज्या पर। तो नंबर 2 लिखेंगे फोकस दूरी पर निर्भरता। फोकस दूरी पर निर्भरता या प्रभाव, ठीक, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस मेकर सूत्र से पढ़ा है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वायु में अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वायु में फोकस दूरी की अगर बात करें और द्रव में, तो वायु में फोकस दूरी हो जाएगी 1/fa और ये आपका हो जाएगा वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का, क्योंकि लेंस भैया कांच का बना होता है। तो वायु में बात करेंगे तो अपवर्तनांक हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया? समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति द्रव में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/FL, L का मतलब लिक्विड, ठीक है। तो जब लिक्विड में निकालेंगे तो लिक्विड के सापेक्ष कांच का हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि लेंस जो होता है वो कांच का होता है। वायु में निकालेंगे तो वायु के सापेक्ष कांच का Lng-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम भैया समीकरण 2 मानेंगे और समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे। देखिए क्या रिलेशन निकलता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं तो आगे बताते हैं। देखिए समीकरण 1 को 2 से हम भाग कर देंगे। समीकरण 1/2 से, बहुत ध्यान से स्टेप को समझते रहिएगा। जब 1/2 करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1/fa, नीचे हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा FL। 1/fa का मान अगर निकालेंगे, भाग करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2, वो ऊपर ये वाला r1 r2 वाला कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा Ang-1 बटे में बचेगा आपका Lng-1। मानते हैं इस बात को? अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर FL हो जाएगा और नीचे आपका FA हो जाएगा। Ang-1 बटे में Lng-1। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है भैया? 1 से ज़्यादा होता है। और आप लोगों को ये सूत्र भी पता होना चाहिए कि लिक्विड के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है, लिक्विड के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और लिक्विड के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, An वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ये सूत्र तो आप लोगों ने भाई अपवर्तनांक में पढ़ा ही है कि अगर हमको किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और पहले माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात Lng जो होता है वो Ang बटे में Anl सूत्र होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, Anl बराबर Ang और इसको बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Lng। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस Anl के स्थान पर ये चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Ang और बटे में लिख सकते हैं Lng ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Ang, ठीक, ग्रेटर देन चिन्ह लगा, इसके इधर से गुणा हो जाएगा तो Lng हो जाएगा। अब हम क्या करें, अगर दोनों पक्षों में एक इधर घटा दें और एक इधर घटा दें, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा Ang-1 और उसको इधर से इधर ले आए Lng-1 ग्रेटर देन 1।
ये बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ANG-1 बटे में LNG-1 ये चीज़ है 1 से ग्रेटर, तो इसके स्थान पर ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। हमने कहा बहुत स्लोली आपको समझाएंगे जिससे कहीं पर दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि भैया बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तब, इसको चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए समीकरण 1-2 मान भी सकते थे, 3 मान सकते थे। समीकरण 3 से देखो ध्यान से FL बटे में कितना हो जाएगा FA। हमने कहा कि ANG-1 बटे में LNG-1 ये ग्रेटर देन 1 से है, तो हम लिख सकते हैं, और ये बराबर था इसके, तो ग्रेटर देन 1 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है और ये चीज़ इसके बराबर, तो FL बटे FG ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FL ग्रेटर देन FA, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा FA। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड में जो फोकस दूरी होती है, लिक्विड में जो फोकस दूरी होती है वो वायु में फोकस दूरी से अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं द्रव में वायु से अधिक फोकस दूरी होती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है द्रव में वायु से अधिक होती है। तो इस तरीके से हमने फोकस दूरी पर निर्भरता निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। ये 3 नंबर का प्रश्न नहीं है, 5 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे एग्जाम में तो क्या करेंगे भाई, देखिए भाई तीसरे पार्ट में हमको ये सीखना है वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, वक्रता त्रिज्या पर प्रभाव। वक्रता त्रिज्या की वजह से जो लेंस की फोकस दूरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर देखो अब लेंस उत्तल हो सकता है, उत्तल लेंस के लिए, लेंस अवतल हो सकता है, समतल हो सकता है, समतल के लिए तो फोकस दूरी इन्फिनेटिव होगी। अच्छा तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, मार्कर कहाँ चला गया, उत्तल लेंस के लिए अगर बात करेंगे, उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस के लिए जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है R1 वो आपकी होती है पॉजिटिव, और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर तब हम पुनः लगाएंगे लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से ये आपका हो जाएगा 1/F बराबर n-1, 1/R1 का मान हम धनात्मक रखेंगे उत्तल लेंस के लिए, और R2 का मान ऋणात्मक रखेंगे। सूत्र माइनस होता है और R2 के बाद जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/F बराबर n-1, और ये आपका, या छोड़िए इसको, इस तरीके से जब हिसाब से सॉल्व करोगे तो F का मान आएगा पॉजिटिव ही। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी आएगी वो आपकी धनात्मक आएगी, ये प्रभाव पड़ेगा। अच्छा लेंस मेकर सूत्र से, ठीक। अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए आप सभी लोगों को पता है कि जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। तो हम पुनः जब लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे तब लेंस मेकर सूत्र से 1/F बराबर हो जाएगा n-1। R1 के स्थान पर हम रखेंगे क्या भैया, माइनस का R1, और R2 के स्थान पर धनात्मक रखेंगे, और सूत्र वाला तो पहले से ऋणात्मक। जब सॉल्व करेंगे तो फोकस दूरी यहाँ से आएगी नेगेटिव। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये प्रभाव देखने को मिला। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, और समतल पृष्ठ के लिए तो फोकस दूरी आपकी क्या होगी, इन्फिनेटिव होगी ही, उसकी बात छोड़िए। स्पेशल 2 लोगों को दिखा दीजिए उत्तल और अवतल को, बस बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 5 का भैया का पार्ट। किसी विद्यार्थी को बताओ कहीं पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए काफ़ी ज़्यादा समय भी हो रहा है, बाकी आगे के क्वेश्चन आप लोगों को हम कल की क्लास में सॉल्व करा देंगे, ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा क्लासें बनानी पड़ रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 क्लासें देनी पड़ रही। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।